बेटा आज की जो क्लासेस है, आज की क्लासेस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम लोगों की हेडिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आप समझ जाओ कि अभी तक 4-5 एप्लीकेशन थी जिसको पढ़नी थी, लेकिन सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो करंट सिनेरियो है, करंट तरीका है वो आप लोगों को पढ़ने का, वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कि सिर्फ हम लोगों को 3 एप्लीकेशन पे फोकस करना है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब इसमें ध्यान दो, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब आप लोग जानते हो, यूजेस है। लॉ अगर पढ़े हैं तो उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन भी होगा, कुछ ना कुछ थियरी भी होगी, कुछ कॉन्सेप्ट भी होंगे। तो उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में समझेंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिसे आप मोस्ट मोस्ट बोलो तो काफी सही होगा, ठीक है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल राइट। ये जो सारा कथा कहानी लिखा जाता है यहाँ पे, ये दिमाग में रखना तुम लोग, बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है? 3 to 5 मार्क्स में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, थियरी भी बन सकता है, और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रहे। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ओके। तो आज आप फर्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों का क्या है वो ध्यान दो। फर्स्ट एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, और थर्ड एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि आपसे गॉस बोलते हैं कि अगर मान लो कि तुमको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे दिया जाए जो चार्ज है, ठीक है? सपोज कर लो कि ये वायर है और इसको चार्ज किया गया, ये तुम्हें पकड़ा दिया गया, ठीक है? और बोला जाए कि बेटा ऐसा करो कि इस चार्ज की वजह से तुम मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, आप तुम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो गॉस ने बता ही देंगे। गॉस ने बता ही दिया कि क्यू अगर दे रखा है तो आप इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। लेकिन गॉस ने किया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को टेढ़ा कर दिया। उन्होंने ये बोला कि बेटा अगर इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हर तरफ चार्ज एक समान फैला हुआ है, तो इस कंडक्टर की वजह से, इस जो डिवाइस आपको दिया गया, डिवाइस कंसिडर कर लेते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिल रहा है, ये चीजें आप कैलकुलेट करो, ठीक है? तो आपने कहा कि सर ऐसा है कि पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? तो पहले हेडिंग लिख लिया जाए। हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये अगर एक चार्ज्ड वायर है जो कैसा है, लंबा है, सीधा है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ठीक है? तो एप्लीकेशन में देख रहे हो कि आपको क्या फाइंड करना होगा। एप्लीकेशन में आप समझोगे, एप्लीकेशन का यूज हम कब करेंगे? यूज टू फाइंड आउट, यूज टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? एप्लीकेशन का यूज हम कब करेंगे? जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा, जब हमें फ्लक्स गिवन हो। अब ध्यान, सबसे पहले डायग्राम बना लिया जाए। तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो हमने क्या किया कि एक वायर ले लिया, ठीक है? ये वायर है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ तो हर एक लेंथ पर यूनिट लेंथ पे अगर मेजर करेंगे तो सब चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? बराबर आएगी, कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। यहाँ भी उतना ही चार्ज होगा, यहाँ भी उतना ही चार्ज होगा, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, ठीक है? अब देखो इसकी वजह से हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चार्ज अभी दिख रहा है कि सरफेस पे फैला हुआ है। इस चार्ज को इनसाइड लाते हैं। इनसाइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस जब किसी भी स्ट्रेट वायर से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो गॉसियन सरफेस कैसा मिलता है बेटा? सिलेंड्रिकल मिलता है। ये चीजें आप ध्यान रखना। जब भी किसी स्ट्रेट वायर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाएगा तो गॉसियन सरफेस कैसा मिलेगा? सिलेंड्रिकल मिलता है। तो सिलेंडर थोड़ा सही बना है, इधर थोड़ा मोटा हो गया, इधर पतला हो गया ना, ठीक है? थोड़ा सा इसी को छोटा कर लेते हैं, ठीक है? यूनिफॉर्म बना रहा, दिखना चाहिए सही से। चलो ठीक है, ठीक है? तो हमने क्या किया? गॉसियन सरफेस बना लिया। ओके, एक मिनट में रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ कि हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि तुम लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। यस, रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई इशू नहीं। चलो देखो, तो क्या हो गया? हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया। स्ट्रेट कंडक्टर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस चार्ज
के अराउंड हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस डेवलप कर दिया। गॉसियन सरफेस कैसा है, सिलेंड्रिकल है। अब देखो इस गॉसियन सरफेस में आपको तीन सरफेस दिख रहा है। एक सरफेस आपको ये दिख रहा है, दूसरा सरफेस आपको ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब इसको हम नेमिंग कर लेते हैं कि ये कौन सा सरफेस है, फर्स्ट। इसको नेम दे देते हैं ये कौन सा सरफेस है, सेकंड। और एक सरफेस ये दिख रहा है, मतलब ये एक सरफेस आपको ये दिख रहा है, वो कौन सा सरफेस होता है बेटा, कर्ड सरफेस। एक सरफेस आपको ये दिखा, एक सरफेस ये दिखा, एक सरफेस इसके चारों तरफ दिख रहा है जो कौन सा, कर्ड सरफेस। ये कौन सा सरफेस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो एक तीसरा सरफेस आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो कि अगर चार्ज ये रखा गया है इनसाइड, तो सीधी सी बात है कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकलेगी। चार्ज ऐसे रखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कैसे निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी, ऐसे ही निकल रहा होगा। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन यही होगी, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड ही होगी, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड ही होगी। चाहे ऊपर चाहे नीचे, दोनों साइड निकलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साइड ले लेते हैं। दूसरी चीज कि हमें फ्लक्स निकालने के लिए और क्या चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए। ये चीजें क्लियर है। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर आएगा, इस साइड। इसको हम मान लेते हैं ds2, या s2 ले लें, सिर्फ ds2 ले लेते हैं, ds2 वेक्टर, या s2 ले लेते हैं सर, s2 वेक्टर, ठीक है। सेकेंड सरफेस का एरिया वेक्टर। और इसका क्या होगा, इसका ले लें s1 वेक्टर। क्लियर है। ये 3 माने हैं, इसका s3। तो इस पे भी क्या होगा, आउटसाइड निकलेगा, तो इसका एरिया वेक्टर इसके डायरेक्शन में ही होगा, s3 वेक्टर। क्लियर है, डायग्राम क्लियर है इतना। देखो डायग्राम बनाते समय ये दिमाग में रखा करो कि डायग्राम बना रहे हैं तो एग्जामिनर जो सामने वाला है ना, डायग्राम देखे तो उसको आधी चीजें समझ में आ जाए, कम से कम ये लगे कि हाँ लड़का कुछ ना कुछ जानता है, ऐसा नहीं कि बुलवाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ ज्ञान है उसके माइंड में, तो डायग्राम उस तरीके से बना रहा था। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में यहाँ पे अगर हम एंगल देख रहे हैं तो यहाँ हमको मिल रहा है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्लियर है। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ भी थीटा इक्वल टू हमें मिल रहा है 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ थीटा इक्वल टू मिल रहा है 0 डिग्री। ये क्लियर है, ये चीजें। तो अब देखो इसके थ्रू तो फ्लक्स 0 हो गया, इसके थ्रू भी फ्लक्स 0 हो गया, इसके थ्रू हमें फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम डायग्राम, जो डायग्राम हमने बनाया है उसी से हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम डायग्राम। अगर फाई टोटल की बात करें, फ्लक्स टोटल की, तो फ्लक्स टोटल हमें क्या मिलेगा बेटा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। जितना इस सरफेस से फ्लक्स मिल जाए, उतना इस सरफेस से फ्लक्स मिल जाए, और जितना इस सरफेस से फ्लक्स मिल जाए, उन सबको ऐड कर दिया जाए तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स फाइंड आउट हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, जहां तक मैं समझ रहा हूं। क्लियर। अब देखो वी नो, अब हम लोगों को क्या मालूम है, ये तो स्टेटमेंट प्री डिफाइंड है, शुरू से लेके कुछ भी नहीं आता तब भी हम लोग लिखते हैं वी नो, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होता है, बताओ, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, यही होता है। इसलिए सो φ1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, φ1 इक्वल टू मिल जाएगा ई डॉट डी एस 1 वैक्टर, ठीक है। φ1 लेते हैं, तो इसी तरीके से φ2 क्या मिल जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस 2 वैक्टर, ठीक है। इसी तरीके से φ3 क्या मिल जाएगा, ई डॉट क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस 3 वैक्टर। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे अगर टर्म करेंगे तो ये मिला ई डी एस 1 कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे है, डायग्राम में हम दिखा चुके हैं, ठीक है। 90 डिग्री तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर φ2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो φ2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये भी मिलेगा ई डी एस 2 कॉस 90 डिग्री। यहाँ φ3 की बात करेंगे तो φ3 क्या मिल जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर है। अब तीनों वैल्यू को उठाते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। जैसे ही पुट करते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, देखो फाई टोटल किसके इक्वल हो गया। अब ई डी एस 1 कॉस 90 करेंगे तो ये कॉस 90 की वैल्यू कंप्लीट 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये भी कंप्लीट 0 हो जाएगा, और ये टर्म हमें मिल रहा होगा। मतलब फाई टोटल हमें सिर्फ किसके इक्वल मिल गया, φ3 के, ठीक है। तो इसको कंप्लीट लिख दो ना, 0 प्लस 0 प्लस φ3, ठीक है। फाई टोटल कितना मिल गया, φ3 किसके इक्वल है, ई डी एस 3 वैक्टर के। इतना तो सबको क्लियर है,
ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंपल कर ले। पाई टोटल इक्वल टू क्या मिल गया, ई कांस्टेंट होगा बाहर हो जाएगा, और एरिया निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो एरिया क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, बताओ, 2 पाई r h होता है। तो h यहाँ पे है नहीं, l है। l क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सबको क्लियर है ये चीजें। इसको अब मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, r क्या है, रेडियस, ध्यान रखना, ये क्या है, रेडियस। अब क्या करोगे, नाउ अप्लाई गॉस लॉ। अप्लाई गॉस, गॉस लॉ को अप्लाई करते ही आपको क्या मिलेगा, फाइव टोटल। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड यूज करते हैं, तो E इंटू 2 पाई r l इज इक्वल टू मिला क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू मिल गया 1/2 पाई r इप्सिलॉन नॉट, ये नीचे आ जाएगा 2 पाई r इप्सिलॉन नॉट l, l आ जाएगा 2 पाई r l। अरे यार कुछ उल्टा हो रहा है, देखो तो। इक्वल टू क्या मिल गया, क्यू अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r इंटू l। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। यही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होगी चार्ज वायर की वजह से। ठीक है, अब दूसरा चीज देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। जब आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन हम बता रहे थे, तो एक टर्म बताए थे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे ये बताया गया था कि अगर चार्ज किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसकी वजह से एक टर्म जनरेट होता था जिसको हम बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। आई होप सभी लोगों को याद होगा, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करेंगे। अब देखो, सिंस हमें क्या मालूम है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल होता है, यही होता है, डी क्यू अपॉन डी एल था, तो यहाँ स्मॉल तो ले रहे ही नहीं, क्यू बाई एल। यहाँ क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा इंटू एल। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, बस सिंपल। ठीक है, ई इक्वल टू क्या मिल गया, ई इक्वल टू क्या मिल गया, लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। अब देखो कुछ चीजें गायब हो रही होंगी, कुछ चीजें गायब हो रही है, हटा दिया जाए, एल से एल। ई आपको क्या मिल गया फाइनल, लैम्डा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। Note down, this is the final expression for the electric field along any uniformly long straight charged wire. Okay? All right. छापो इसको फटाक। चलो सेकेंड एप्लीकेशन पे देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन देखा जाए, मिटा दें। ओके, मिटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ना, क्योंकि ये तीनों एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग के लिए रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को उठा लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को। ओके, मिटाते हैं, डायग्राम मिटा दिया जाए, और तो हेडिंग में थोड़ा बहुत चेंजिंग है, कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो अब हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन, ड्यू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अब क्या है, अब वायर नहीं है, अब क्या है, चार्ज शीट है। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। जैसे आप मान लो, जैसे ये एक शीट है, ठीक है, ये शीट है, और ये शीट क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। यहाँ भी उतना ही चार्ज, यहाँ भी उतना ही चार्ज, लेकिन ये पतला है। आप इसको ले लो ना, ठीक है, सिर्फ इसको आप सपोज करो, इसको, इतने को। ठीक है, ये पोर्शन, ये शीट है, ये क्या है, चार्ज है। तो या बताओ, ये जितना पतला होगा, अगर इस साइड भी चार्ज है तो उसका इफेक्ट इस साइड भी आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक थिन चार्ज शीट है। अब इस थिन चार्ज शीट की वजह से हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो पोर्शन, एक थिन चार्ज शीट ले लिया गया, थिन चार्ज शीट हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, थिन चार्ज शीट, ये हम लोगों ने थिन चार्ज शीट बना लिया और ऐसे प्लेस किया, किस तरह के, इस तरीके से ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर हमने प्लेस किया। अब ये थिन चार्ज शीट है, तो सीधी सी बात है कि इस पर भी चार्ज फैला होगा, चार्ज को फैला दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज इस पर भी फैला हुआ है। ठीक है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, आप पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो, नेगेटिव चार्ज ले सकते हो, कोई इशू। अब क्या करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि इसका एक एलिमेंट कट कर लिया है। ठीक है, इसका एक एलिमेंट हमने कट कर लिया, ये एलिमेंट हमने इतना कट कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप सर्कुलर कट करो,
आप रेक्टेंगुलर भी कट कर सकते हो, स्क्वायरल भी कट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। हम क्या किए, सर्कुलर कट कर दिए। अब ये बताओ, इधर से अगर इसको हम देखेंगे तो उधर भी सर्किल की तरह दिखेगा, और इधर से देखेंगे तब भी सर्किल की तरह दिखेगा। तो मतलब गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाए तो इसका भी हमें गॉसियन सरफेस कैसा मिलेगा बेटा, सिलेंड्रिकल मिलेगा। कैसा मिलेगा, सिलेंड्रिकल। हम इसलिए सिलेंड्रिकल लेके चल रहे हैं क्योंकि पिछले टॉपिक सिलेंडर को लेके बताया है, तो सिलेंड्रिकल थोड़ा समझना आप लोगों के लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हो सकता है आप लोग रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस लेके चले, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो देखो गॉसियन सरफेस कैसा मिल गया हमें, सिलेंड्रिकल। जो ये एरिया होगा वही ये एरिया है, वही ये भी एरिया मिलेगी, ठीक है। अब इस केस में भी अगर बात करें, ये जो चार्ज है जो फैला हुआ है शीट पे, इसकी एरिया आपको ए दे रखी है, तो सीधी सी बात है कि इतने पे जो चार्ज फैला होगा वो कितना होगा, डीए का होगा, ठीक है। डीए की एरिया पे कितना चार्ज फैला होगा, इस पे अगर क्यू चार्ज फैला हुआ है तो इस पे सीधी सी बात है डी क्यू का चार्ज फैला होगा। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, अब देखो पिछले केस में चार्ज ऐसे था, इस केस में चार्ज ऐसे है, तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब कैसे निकल रही होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही होंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अब इस सरफेस को लेते हैं, इसको मान लेते हैं दूसरा सरफेस, इसको मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, इसको मान लेते हैं थर्ड सरफेस। देखते हैं सब पे केस। सेकंड पे अगर एरिया वेक्टर लेंगे तो ये क्या है, ds2 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेंगे तब भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख रही है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। इधर ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर मिली, ई वेक्टर। और इधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले ले तो एरिया वेक्टर भी क्या मिला, ds1 वेक्टर। क्लियर। इस पर ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और इस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ds3 वेक्टर ऐसे है, ठीक है। ये s3 है तो इसलिए ds3। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या मिला, थीटा इक्वल टू 0, यहाँ पे आपको क्या मिला, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। पिछले केसेस का अपोजिट हो गया। इन दोनों केस के लिए फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक। तो डायग्राम से आपको क्या मिला, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी चेंजिंग है, φ1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक। φ2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस टू कॉस 0 डिग्री, ठीक है। एंड φ3 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस थ्री कॉस 90 डिग्री। तो 90 वाला तो सब गायब हो जाएगा ना। तो फाई टोटल इक्वल टू कितना मिल गया, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 की बात करें तो φ1 की बात करते हैं तो ये होगा, आपको मिलेगा ई डी एस वन। φ2 की बात करेंगे तो वो मिलेगा ई डी एस टू। φ3 की बात करेंगे तो 0। क्लियर है। तो फाई टोटल कितना आ गया। अब देख लो ये दोनों एरिया सेम है, दोनों एरिया सेम है, तो ds1 और ds2 दोनों बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ई इंटीग्रल ओवर ds1, या ds ले लेते हैं इसे। सरफेस एरिया किसका लेंगे हम, इसका लेंगे, क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। अब देखो फाई टोटल क्या मिल गया, 2 इंटू ई। एरिया क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, ये अगर रेडियस r है तो क्रॉस सेक्शन की एरिया आपको मालूम है कितनी होती है, सर्किल के एरिया के बराबर, और वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। मान लेते हैं कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से क्या मिलेगा, गॉस लॉ से मिलेगा फाई टोटल इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ध्यान दो, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से आपको क्या मिला, 2e इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स बताओ क्या होगा, 2e इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट, e इक्वल टू मिल गया q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये क्लियर है, ठीक है। बट q इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एस, और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी यूज करेंगे, ये जो प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। जैसे उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल किए थे, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, ई इक्वल टू कितना मिल गया, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। देखो कुछ गायब हो रहा है ना, पाई आर स्क्वायर
तो वैल्यू आपको फाइनल क्या मिल गई, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी चार्ज शीट से निकालोगे तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सभी को? वेरी गुड, नोट करो, तुरंत नोट करो। लास्ट एप्लीकेशन चलते हैं। लास्ट एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, इसी का कन्वर्जन है, हम लोग उसको समझ लेंगे। ठीक है, दो पैरेलल शीट की वजह से। आप लोग का एक एप्लीकेशन और है जो आप लोग देखते होंगे, बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, स्फेरिकल चार्ज रिंग से। ठीक है, स्फेरिकल चार्ज रिंग से। स्फेरिकल चार्ज रिंग अभी रिड्यूस चल रहा है सिलेबस में, अगर आगे अपडेट होगा तो उस चीज को हम बता देंगे आप लोगों को, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक, चलो लास्ट एप्लीकेशन लोग देखते हैं। ठीक है, ये सेकेंड एप्लीकेशन था, यहाँ 2 लिख लेना तुम। ठीक, ये सेकेंड एप्लीकेशन था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड एप्लीकेशन पे। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन क्या बोलता है उसको ध्यान देते हैं। इस डायग्राम को तो मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, डायग्राम तो अलग होगा। ठीक है, हेडिंग भी थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, इसको भी हम कंप्लीट मिटा रहे हैं क्योंकि डायग्राम में ही सारी चीजें समझा देंगे। अब इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। इसमें जो हम नहीं मिटाने वाले हैं वो है आपका फाइनल एक्सप्रेशन। फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल शीट। पैरेलल शीट, दो शीट है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किए गए हैं। मतलब एक शीट कैसे है, एक शीट है इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा शीट इसी के जस्ट पैरेलल प्लेस किया गया है, इसी के जस्ट पैरेलल प्लेस किया गया है। ये शीट, दो शीट है, दोनों शीट ऐसे रखी गई है। ठीक है, दोनों का विड्थ सही बनाना, दोनों ऐसे ही बनाना। ठीक है, दोनों शीट एक दूसरे के पैरेलल रखी गई है। अब चीजें ध्यान दो, अगर ये भी चार्ज है तो ये चार्ज होगा, ये भी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इस टर्म को देखना, डायग्राम में ही सब चीजें समझ में आ जाएंगी, और डेरिवेशन इसका बड़ा बड़ा छोटा सा है। ये भी पॉजिटिव है, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है। ठीक है, सब पे बराबर चार्ज है। अब देखो, दोनों पॉजिटिव ही लिया गया है, ध्यान रखना, दोनों सेम चार्ज है, अपोजिट चार्ज नहीं। अपोजिट चार्ज का कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में पढ़ोगे, और यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा कैपेसिटर के चैप्टर में। ठीक है, तो ध्यान देना। अब ये जो है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब ध्यान दो, अब एक चीज सपोज कर लेते हैं ना, मान लो कि ये चार्ज अगर है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है स्टार्टिंग में मान लेते हैं वो E1 है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है मान लेते हैं E2 है। तो अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी आ रहा होगा, E1 का डायरेक्शन इधर भी मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा तो उसका डायरेक्शन इधर भी जा रहा होगा, E1 का डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो E1 है इसको पेनिट्रेट करते हुए, इस सरफेस को पेनिट्रेट करते हुए वो इस डायरेक्शन में भी निकल रहा होगा। ये टर्म क्लियर हो रहा है सबको? इस शीट पे जो चार्ज रखा है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, इधर भी गई, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो उसको पेनिट्रेट करते हुए बाहर भी निकला, और यहाँ पे भी अवेलेबल तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से हट जाएगा, यहाँ भी रहेगा। उसी तरीके से इससे लो, E2 जो है वो इस साइड भी आएगा, E2 जो है इस रीजन में भी आपको मिलेगा, और E2 इसको पेनिट्रेट करते हुए बाहर भी निकलेगा। तो आपके पास 3 रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। एक है आपका फर्स्ट, दूसरा है आपका, इसको लेते हैं सेकेंड, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड रीजन। अब तीनों में ध्यान दो, तीनों में ध्यान देना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे अगर ई टोटल की बात करेंगे, ई फर्स्ट की, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा E1 प्लस E2। क्लियर है? यहाँ पे अगर E2 की बात करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा आपको E1 प्लस E2। लेकिन यहाँ अगर बात करेंगे तो ई थर्ड की, तो ये वैल्यू आएगी E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो चार्ज सेम है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। यहीं पे लिख रहा है, नीचे लिख रहा है ना, नीचे नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं। सिंस E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की क्या है, बराबर है, वो किसके इक्वल है, E। सो 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 E1 इक्वल टू 2 इंटू E, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू E सेकंड भी क्या मिलेगा, 2 इंटू E। ठीक है, एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एक ही सीट की वजह से ना, E2 भी एक ही सीट की वजह से है, तो एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला था, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रख दो। ठीक है, पुट
E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तो पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो खेल खत्म हो गया। पुट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे E मिल गया आपको सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, वैल्यू आ गई सिर्फ सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो कभी भी दो पैरेलल शीट रखी जाए तो सिंगल पैरेलल शीट का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इसमें भी मिल गया, और इसमें भी ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो चार शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया कि दो पैरेलल शीट रखी गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी मिल रही होगी, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट की। क्लियर है सभी को, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कैपेसिटर में स्टार्ट होगा। तो गाइस अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीटली कवर कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के। कोई भी ऐसी पोर्शन नहीं है जो आपका छूटा हुआ है, कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जिसके कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिए गए हैं। सारी चीजें ऑन रिकॉर्डिंग अवेलेबल भी हैं, और सारे ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप लोगों को पहले ही मैंने भेज दिया है वो सारी चीजें। ठीक है, उन सारी चीजों को आप लोग देख लो। जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिया करो, मुझे आप डायरेक्टली प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट डे से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस खत्म होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन खत्म हो जाएगा, और हम लोग तुरंत बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक शायद आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होंगे, तो मजा आने वाला है क्लासेस में। ओके, ऑल राइट, चला जाए फिर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।